Hello everyone, myself Satish Kalda. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का पाठ 3 धातु और अधातु। आपने मेरे पिछले वीडियो में आयनिक यौगिक उनके निर्माण और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक धातुओं की प्राप्ति कि हमारे पास जो हम धातु हमारे चारों तरफ देख रहे हैं ये शुद्ध धातु कैसे प्राप्त की जाती है, कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लानी है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। इसका मतलब धातुओं को पृथ्वी से ऐसे ही मिलती हैं या धातुओं को प्राप्त करने के लिए कुछ मेथड है, कुछ विधियां हैं। हम उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा धातुओं की प्राप्ति। अब धातुएं हमें कहां से प्राप्त होती हैं? हमारे चारों ओर हम बहुत सी धातुएं देखते हैं, लेकिन ये धातु हमें मिलती कहां से हैं? तो देखिएगा, पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। तो हमारे जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उसकी भूपर्पटी यानी कि उसके सतह पर, उसके सरफेस पर, उसके धरातल पर बहुत सी धातुएं पाई जाती हैं। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, के रूप में धातुएं विलय अवस्था में पाई जाती है। हम जानते हैं समुद्रों का जल खारा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे पदार्थ लवणों के रूप में पाए जाते हैं और ये धातुएं यहां पर विलय अवस्था में पाई जाती हैं। अब यहां पर हमारे पास दो मेन डेफिनेशन हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है खनिज। खनिज जिसे हम मिनरल भी बोलते हैं। क्या होता है खनिज या मिनरल? क्या है हमारे पास खनिज या मिनरल? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। अब क्या है खनिज, ध्यान से समझिएगा। मान लो कोई धातु सोडियम धातु है। जैसे सोडियम धातु का हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो पृथ्वी पर वह है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सभी यौगिकों के रूप में पाई जा रही है या तत्व के रूप में पाई जा रही है। तो कोई भी धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी में भले वो तत्व के रूप में हो, भले वो किसी यौगिक के रूप में पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? खनिज। उसे खनिज बोला जाता है। अब बात आती है अयस्क। अयस्क क्या होता है? अयस्क इसे इंग्लिश में ओर वर्ड भी बोला जाता है। अब क्या है अयस्क? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और धातु को निकालना आसान और लाभकारी होता है। ऐसे खनिज को
अयस्क कहा जाता है। अब इसे मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं। मान लो जैसे हम बात करें किसी धातु की, सोडियम धातु ले लीजिए, मानने के लिए है। मान लो सोडियम धातु प्रकृति में 3 यौगिकों के रूप में पाई जा रही है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। और यदि हम चाहें तो इन तीनों से ही हम सोडियम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या होंगे? सोडियम धातु के खनिज होंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? खनिज। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट। अब जब हम इन तीनों से सोडियम धातु प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें देखते हैं कि इन तीनों में से जिससे सोडियम धातु ज्यादा मात्रा में आ रही है और आसानी से प्राप्त हो रही है। कंडीशन क्या है? एक तो बात क्या है, धातु का निष्कर्षण आसान हो और लाभकारी हो। इट मीन्स हमें सोडियम धातु या वो धातु है अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? अयस्क। तो ऐसे खनिज को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, खनिज तो क्या होगा? पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कोई भी पदार्थ या हम ये कहें कोई भी धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्व हैं, चाहे यौगिक हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? खनिज। अब उन यौगिकों में से या उन खनिजों में से एक ऐसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसान हो और लाभकारी हो, इसका मतलब धातु अधिक मात्रा में प्राप्त हो और उसे निकालना आसान हो, तो ऐसे खनिज को हम क्या बोलते हैं? अयस्क। अब आता है अयस्क से हम किसी धातु को कैसे प्राप्त करेंगे। उससे पहले हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा। अब सक्रियता श्रेणी क्या थी? मेरे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा सक्रियता श्रेणी। अब मैं उसे दोबारा से बताने जा रहा हूं। अब हम सक्रियता श्रेणी बनाते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा सक्रिय श्रेणी में केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, से, पकाता, है, कॉपर, एजी, एजी, ए। ये हमारी सक्रियता श्रेणी है। अब इस सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता के अनुसार उन्हें घटते क्रम में रखा है। इसका मतलब सबसे ऊपर वाली धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है, पोटाशियम, और सबसे नीचे वाली धातु एयू क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो यदि हम देखें तो यहां पर इनको कैटेगराइज करते हैं, इन्हें वर्गीकरण करते हैं। तो केदार, नाथ, का, माली, आलू, जो यहां तक के 5 धातुएं हैं, ये क्या हैं? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। उसके बाद जरा, फीके, से, पकाता, कॉपर, एचसी, यहां तक यदि हम बात करके चले, ये क्या है हमारे पास? मध्यम अभिक्रियाशील धातु। और नीचे एजी और एयू, ये क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। अब इन सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार हम डिसीजन लेंगे कि हमें धातुओं के निष्कर्षण के लिए कौन सा मेथड या कौन सी विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं केदार, नाथ, का, माली, आलू, ये धातुएं क्या हैं? सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। और जब ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं तो उस केस में ये सभी धातुएं जो हैं केदार, नाथ, का, माली, आलू, यहां तक, ये धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती। स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, इस तरह के यौगिकों के रूप में पाए जाएंगे। जरा, फीके, से, पकाता, कॉपर, एचसी, यहां तक जो ये धातुएं हैं, ये सभी धातुएं प्रकृति में सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में एवं कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। ये सभी धातुएं सल्फाइड, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट एसिड के रूप में मिलती हैं। और एजी और एयू ये सबसे कम अभिक्रियाशील हैं, तो ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में मिलती हैं। इसका मतलब ये यौगिक के रूप में नहीं पाई जा रही। अब बात आती है कि इनके लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे।
जानते हैं अब हम जानते हैं केदारनाथ का माली आलू, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती। तो यदि हमें इन धातुओं का निष्कर्षण करना है तो इसे किस विधि के द्वारा करेंगे? इस विधि का नाम है विद्युत अपघटन। तो इन धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। अब जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, हाइड्रोजन नहीं लेंगे, कॉपर, Hg, ये सभी धातुएं सल्फाइड, एसिड एवं कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। तो इन धातुओं को कैसे प्राप्त करेंगे? इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए हम अपचयन विधि यूज करेंगे और यहां पर क्या होगा? कार्बन द्वारा अपचयन। कार्बन यहां कोक के रूप में होगी, अपचायक के रूप में। और जो ये हमारे पास Ag और Au ये सबसे पहले ही स्वतंत्र रूप में मिल रही है, तो इनके लिए किसी विशेष विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। केदारनाथ का माली आलू, इसका मतलब पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, अर्थात यौगिकों के रूप में मिलेंगी। और इनके परिष्करण के लिए विधि कौन सी यूज होगी? विद्युत अपघटन। उसके बाद जिंक, Fe, टिन, लेड, कॉपर और Hg, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये प्रकृति में सल्फाइड, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट एसिड के रूप में मिलती है और इन्हें प्राप्त करने के लिए कार्बन के द्वारा अपचयन किया जाएगा। कार्बन या उसके अपरूप द्वारा, कोक के द्वारा किया जा सकता है या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद Ag और Au ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं, ये दोनों ही स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। अब हम करेंगे धातुओं का निष्कर्षण कि किसी अयस्क से धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। कि क्या होता है धातुओं का निष्कर्षण? किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना। हमें कोई धातु है, उसका अयस्क है, उससे हम शुद्ध धातु प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जिन विधियों का प्रयोग करेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? धातुओं का निष्कर्षण। इसके अंदर टोटल 4 चरण हैं, 4 स्टेप है। पहला चरण है हमारे पास अयस्क का सांद्रण। दूसरा है धातु अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। तीसरा है हमारे पास धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना। और चौथा स्टेप है हमारे पास धातु का परिष्करण करना। परिष्करण करना मीन धातु को शुद्ध करना। अब हम बात करेंगे कि धातु को हम कैसे प्राप्त करेंगे, किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाएगा या कैसे ही हम इन चरणों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला चरण जो हमारे पास है अयस्क का सांद्रण। अब क्या होता है अयस्क का सांद्रण? सबसे पहला चरण जो है अयस्क का सांद्रण, इसे हम ये भी बोल सकते हैं अयस्क का समृद्धिकरण। क्या होता है अयस्क का सांद्रण या क्या होता है अयस्क का समृद्धिकरण? समझेगा। जब भी पृथ्वी से कोई खनिज प्राप्त किया जाता है या भूप्रपट्टी से कोई खनिज प्राप्त किया जाता है तो उसके साथ मिट्टी, रेत आदि कुछ अशुद्धियां जुड़ी होती हैं और उन अशुद्धियों को हम गैंग बोलते हैं। और किसी खनिज के साथ या किसी अयस्क के साथ जुड़ी हुई इन अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण। और उसके द्वारा क्या होगा? अयस्क से ये गैंग दूर चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गैंग। गैंग क्या चीज है हमारे पास? गैंग
पृथ्वी की भूप्रकृति से प्राप्त खनिजों के साथ मिट्टी, रेत आदि कुछ अशुद्धियां जुड़ी होती हैं। इन्हें गैंग कहा जाता है। इन अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं? गैंग। और किसी धातु अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जिन प्रक्रियाओं या विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अयस्क का सांद्रण कहते हैं। और अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयोग होने वाली विधियां अयस्क और गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती हैं। कि अयस्क के गुणधर्म कैसे हैं और गैंग के गुणधर्म कैसे हैं, उनके ऊपर आधारित होगा कि हम अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे। तो यह है हमारे पास अयस्क का सांद्रण। यह चरण सक्रियता श्रेणी में पाई जाने वाली सभी धातुओं के निष्कर्षण में प्रयोग होता है। अब हम बात करें सक्रियता श्रेणी में, धातुओं को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, कम अभिक्रियाशील धातुएं और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और एक सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं। अब हम इनके निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि करेंगे, इसको हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। पहले हम बात करके चल रहे हैं मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं का निष्कर्षण। अब हम जानते हैं मध्यम अभिक्रियाशीलता की धातुएं जो हैं वो हमारे पास कौन सी हैं? जिंक, Fe, टिन, लेड, कॉपर और H। ये धातुएं जो हैं मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं हैं। अब इनके लिए हम क्या विधि प्रयोग करेंगे? तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास धातु निष्कर्षण के चरण। आपने देखा पहला चरण अयस्क का सांद्रण, यह सभी के ऊपर निर्भर है, यानी कि सभी क्रियाशीलता वाली धातु चाहे अधिक अभिक्रियाशील है, चाहे मध्यम अभिक्रियाशील है, चाहे सबसे कम अभिक्रियाशील है, ये स्टेप सब में चलेगा, यानी कि अयस्क का सांद्रण सब में करना पड़ेगा। अब ये सेकंड स्टेप जो हम चलेंगे, धातु अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। अब ये है हमारे पास स्टेप। यहां पर मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली जो धातुएं हैं उनके लिए सेकंड और थर्ड स्टेप ये दो होंगे कि पहले धातु अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे और धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करेंगे। तो इसमें हमारे पास सेकंड स्टेप चलेगा। सेकंड स्टेप कौन सा है हमारे पास?
धातु अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करना। यहां ये स्टेप चलेगा हमारे पास। अब जब हम इन धातुओं को देख रहे हैं, जिंक है, Fe है, टिन है, लेड है, कॉपर है, Hc है, ये सभी धातुएं यदि हम देखें तो ये मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं हैं, लेकिन प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं? आप देखिएगा, ये सभी धातुएं मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्रकृति में या तो सल्फाइड के रूप में पाई जा रही हैं, नहीं तो ऑक्साइड के रूप में, नहीं तो कार्बोनेट के रूप में। अब यदि बाई चांस की बात है, यदि ये धातुएं ऑक्साइड के रूप में पाई जा रही हैं, तब हमें सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही ऑक्साइड है। और हम सेकंड स्टेप में, अब दूसरे चरण में हम कर क्या रहे हैं? धातु एसिड से धातु ऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब वहां इसकी जरूरत नहीं है यदि कोई धातु शुरुआत से ही ऑक्साइड के रूप में है। अब बात आती है, फिर हम सीधा थर्ड स्टेप करेंगे। लेकिन यदि कोई धातु हमारे पास सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में है, तब हमें पहले उसे ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। तब इनके लिए, ऐसे अयस्क के लिए, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के लिए, ऐसे अयस्कों के लिए जो सल्फाइड के रूप में है या कार्बोनेट के रूप में है, यानी कि मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं यदि सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में है, तब हमें उसे ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। इसका मतलब उनके लिए सेकंड स्टेप चलेगा। अब हम बात करते हैं किन के लिए चलना है हमारे पास, देखिएगा। सक्रियता श्रेणी में मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। और इन धातु अयस्कों को, इन धातुओं के अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी धातु ऑक्साइड से आप चैन द्वारा धातु को प्राप्त करना आसान है। वो कोई धातु ऑक्साइड है, उसमें हम अपचयन विधि का प्रयोग करेंगे और उससे धातु को प्राप्त करना आसान है। इसलिए हमें सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदलना जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है सल्फाइड एसिड की। धातु सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। अब मान लो कोई धातु सल्फाइड एसिड के रूप में है, हमें इसे धातु ऑक्साइड में बदलना है, तब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। जब किसी धातु सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तब वह
धातु ऑक्साइड में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को एक स्पेशल नेम है सल्फाइड एएसओ को धातु ऑक्साइड में बदलना। इस प्रक्रिया को भर्जन या फिर क्या बोलते हैं रोस्टिंग कहते हैं। हमने इस प्रक्रिया का क्या नाम रखा है? भर्जन या फिर क्या बोलते हैं रोस्टिंग, ROASTING। अब इस प्रक्रिया में एक्स्ट्रा क्या होता है ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो क्या है भर्जन प्रक्रिया? क्वेश्चन आता है भर्जन के ऊपर। तो जब किसी धातु के सल्फाइड एएसएफ को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तब वह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब देखिएगा कैसे। देखिएगा, जैसे सपोज करो हमने ZnS है जिंक सल्फाइड। जब हम ये सल्फाइड एसिड है हमने वायु की उपस्थिति में से गर्म किया तो ऑटो साथ रिएक्शन करेंगे। तो उस केस में सल्फाइड किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड में ZnO और साथ में क्या है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो ये हो गया हमारे पास 2ZnS प्लस 3O2 गर्म करने पर है, यानी कि इसके ऊपर तीर के निशान पे क्या आएगा? तापन। ये क्या बनेगा? 2ZnO प्लस 2SO2। तो जिंक सल्फाइड किसमें बदल गया है हमारे पास? जिंक ऑक्साइड में। तो यह कौन से विक्रिया है हमारे पास? भर्जन। और यह कब प्रयोग होगी? यदि कोई धातु सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जा रही है। अब यदि कोई धातु कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जा रही है, धातु कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। अब मान लो कोई धातु कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जा रही है, हम उसे ऑक्साइड में बदलना चाह रहे हैं। तो यहां पर एक अलग विधि का प्रयोग होगा और वो विधि क्या है ध्यान से देखिएगा। जब किसी धातु कार्बोनेट अयस्क को वहां क्या था वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो यहां क्या है सीमित वायु में, या तो वायु बहुत कम मात्रा में है, या ये कहेंगे या वायु की अनुपस्थिति में, बिल्कुल वायु है ही नहीं। अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तब धातु कार्बोनेट अयस्क धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन, स्पेशल नेम है निस्तापन, और निस्तापन को इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जब हम भर्जन प्रक्रिया करते हैं वहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और जब हम निस्तापन प्रक्रिया प्रयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इन दोनों में अंतर आता है पेपर में। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है तो ध्यान रखिएगा। भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क के लिए यूज होती है, प्रयोग में लाई जाती है। यह धातु कार्बोनेट अयस्क के रूप में लिए प्रयोग में लाई जाती है।
भर्जन प्रक्रिया में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु की उपस्थिति में। भर्जन प्रक्रिया में भी सल्फाइड ऑक्साइड में बदलता है धातु ऑक्साइड में। निस्तापन प्रक्रिया में भी धातु कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। भर्जन प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जबकि निस्तापन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे किसका एक उदाहरण निस्तापन प्रक्रिया का। अब हमने यहां पर निस्तापन प्रक्रिया में क्या लेना है, कार्बोनेट एसिड। सपोज तो हमने ले लिया ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। अब आप देख रहे हैं कहीं पर भी मैंने +O2 नहीं लिखा, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है। तापन का मतलब क्या हुआ, गर्म करने पर। तो जब हमने जिंक कार्बोनेट को गर्म किया, यह जिंक ऑक्साइड में बदलेगा, साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तब आपने क्या देखा, यहाँ जिंक कार्बोनेट तापन की उपस्थिति में यानी कि गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, और यहाँ वायु की अनुपस्थिति है, तो यह है निस्तापन। तो इस तरह से हम धातु मध्यम अभिक्रियाशील की धातुएं यदि सल्फाइड एसिड के रूप में हैं या कार्बोनेट एसिड के रूप में हैं, हम उन्हें धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। ये था हमारे पास धातुओं के निष्कर्षण का सेकंड स्टेप यानी कि दूसरा चरण। अब हम बात करते हैं धातुओं के निष्कर्षण का तीसरा चरण, चरण 3। चरण 3 है धातु ऑक्साइड को धातु में बदलना या धातु में परिवर्तित करना। जब हमने सेकंड स्टेप में सल्फाइड या कार्बोनेट से धातु ऑक्साइड में बदल लिया है, तो अब धातु ऑक्साइड से धातु में परिवर्तन करने के लिए हम एक यहाँ विशेष प्रकार के पदार्थ यूज करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अपचायक। अपचायक यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कार्बन कोक के रूप में अपचायक के रूप में ले सकते हैं। कार्बन का एक अपरूप है कोक, उसे अपचायक के रूप में लिया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे भी हम अपचायक के रूप में ले सकते हैं। या फिर अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, जिस धातु ऑक्साइड को हम धातु में बदल रहे हैं उससे जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं उन्हें भी हम अपचायक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे अभी हमने, आप देख सकते हैं, जब रोस्टिंग किया, भर्जन किया, तो वहां जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में बदला। ऐसे ही जब कैल्सिनेशन स्थापन किया तो जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में बदला। अब हम जिंक ऑक्साइड का अपचयन करके हम उसे जिंक धातु में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम कोक का प्रयोग करते हैं, कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस स्टेप में जिंक ऑक्साइड धातु को ऑक्साइड किसी अपचायक कोक के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है या कार्बन मोनोऑक्साइड इनके साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। तो इस केस में ये जो कोक है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दोनों ही यहाँ किस रूप में प्रयोग हो रहे हैं, अपचायक के रूप में। तब ऐसे केस में क्या होगा, जिंक ऑक्साइड जिंक धातु में बदल जाएगा और जो कोक है उसका बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है उसका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब अपचायक का हो जाएगा उपचयन और धातु ऑक्साइड धातु में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार हमें धातु प्राप्त होती है। ये तो है कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन करना। अब हम कुछ ऐसी परिस्थितियां लेंगे जिसमें किसी धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करना है और अपचायक के रूप में एक अधिक अभिक्रियाशील धातु का प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना।
हम जानते हैं यदि मैग्नीज और एल्यूमिनियम धातु, मैग्नीज है Mn और एल्यूमिनियम धातु Al, इनकी यदि तुलना की जाए तो एल्यूमिनियम धातु मैग्नीज से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो उस समय हम मैग्नीज ऑक्साइड का हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? उससे अधिक अभिक्रियाशील धातु एल्यूमिनियम के साथ, और वो मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज धातु में बदल देगा और एल्यूमिनियम धातु का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। देखिएगा कैसे। हमने लिया MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में है। हमने यहां एल्यूमिनियम धातु को प्रयोग किया, एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम धातु मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है इसे मैग्नीज धातु में बदल देगा, और एल्यूमिनियम का क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक ऊष्मा बाहर निकलती है। इसका मतलब ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकल रही है, तो इससे क्या होगा? जो मैग्नीज धातु प्राप्त होगी वह हमारे पास गलित अवस्था में प्राप्त होगी, यानी कि द्रव अवस्था में। तो मैग्नीज एल क्या है? लिक्विड। देखिएगा, मैग्नीज धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। गलित अवस्था का मतलब क्या है? ये लिक्विड के रूप में मिलेगी, और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलेगा। तो इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण Mn धातु, मैग्नीज धातु जो है गलित अवस्था में प्राप्त होती है। ऐसा ही अन्य उदाहरण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम थर्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहां थर्मिट अभिक्रिया में क्या होता है? देखिएगा, थर्मिट अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो आयरन और एल्यूमिनियम Fe और Al में से यदि हम देखें तो एल्यूमिनियम क्या है? Fe से ज्यादा क्रियाशील धातु है। तो उस केस में हम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु के साथ कराते हैं। एल्यूमिनियम धातु Fe से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगी? एल्यूमिनियम धातु Fe2O3 में से ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ देगी, उसका खुद का क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 सॉलिड। और यहाँ पे Fe धातु प्राप्त होगी, और ये Fe धातु भी किस अवस्था में प्राप्त होगी? गलित अवस्था में। जब हम इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो Fe2O3 प्लस 2Al, ये 2Fe लिक्विड प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा, यहां भी ऊष्मा उत्सर्जित होगी और लोहा धातु गलित अवस्था में प्राप्त होगी। और इस लोहा धातु जो है गलित अवस्था में प्राप्त हो रही है, इसका उपयोग रेल की पटरियों एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया में लोहा Fe धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, और इस गलित लोहा धातु का उपयोग रेल की पटरियों एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जब रेल की पटरियों में बीच में गैप आ जाता है तो वहां पर इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, और वहां पर Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराते हैं। लोहा धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है और ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस लोहा धातु गलित अवस्था में मिलने के कारण पिघला हुआ लोहा जो है ये उन रेल की पटरियों के बीच में जहां गैप है वहां डाल दिया जाता है।
या मशीनी पुर्जों में यदि कोई दरार आ जाती है वहां डाल दिया जाता है, जिससे वो अपने आप जुड़ जाता है। तो यह अभिक्रिया है हमारे पास थर्मेट अभिक्रिया। तो यह है हमारे पास धातु निष्कर्षण के दूसरा और तीसरा चरण। दूसरा चरण में क्या है, हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे चरण में धातु एएसएफ को हमने धातु ऑक्साइड में बदला भर्जन और निस्तापन अभिक्रिया के द्वारा, और तीसरे चरण में उस धातु ऑक्साइड से हमने धातु को प्राप्त किया अपचाइड का प्रयोग करके, कोक को यूज करके, कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करके, या अधिक अभिक्रियाशील धातु के द्वारा। ये दोनों स्टेप जो हैं चरण 2 और चरण 3, ये केवल मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में प्रयोग होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में धातु का परिष्करण करना इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी में जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनका निष्कर्षण कैसे प्राप्त किया जाता है, उनसे धातु कैसे प्राप्त की जाती है, और सक्रियता श्रेणी में निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं उनका निष्कर्षण यानी कि उनसे धातु कैसे प्राप्त की जाती है, उन दोनों विधियों के बारे में और साथ ही साथ धातुओं का परिष्करण करना इसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक अच्छे से समझ आए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।